सीख गया, आगे कैसे करेगा? अच्छा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। व्हाट इज ग्रोथ? ওটা নিজেরাই করতে পারবে, কারণ কি বলে পড়া না, পুরা পুরা একবারে পড়াবো না না তারপরে পড়াবো, পরে পুরা একবারে পরে পড়াবো। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या है? ग्रोथ growth can be defined as an irreversible permanent increase in size of an organ or its parts or even of an individual cell. growth क्या है? irreversible process, एक बार कोई बड़ा हो गया उसके बाद फिर से छोटा हो जाता है। एंड परमानेंट इंक्रीज, परमानेंट होगा, ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद जो ग्रोथ हुआ वो फिर से घटेगा। इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, कुछ कोई ऑर्गन का हो सकता है साइज इंक्रीज हुआ, या तो कोई ऑर्गन का कोई पार्ट का साइज का इंक्रीज होगा, या तो कोई एक सेल, एक इंडिविजुअल सेल उसका साइज इंक्रीज हो गया, तो ये सब है ग्रोथ। ग्रोथ इज accompanied by metabolic processes, both anabolic and catabolic. एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या है? एनाबॉलिक मतलब है बहुत सारा सिंपल चीज मिलके एक कॉम्प्लेक्स चीज बनाएगी, ठीक है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या लगेगा? हीट चाहिए, ठीक है? बॉडी से हीट लेगा, बॉडी का एनर्जी को यूज करके सिंपल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल का फॉर्मेशन होगा, इसीलिए वो है एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक मतलब कॉम्प्लेक्स चीज वो टूट के सिंपल चीज बनेगा, उसमें हीट प्रोडक्शन, ठीक है? तो उसमें हमारा बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होगा, फायदा होगा बॉडी का, वो है कैटाबॉलिक। तो ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होगा, उसके बाद ग्रोथ होगा। मतलब ग्रोथ होने के लिए मेटाबॉलिज्म इम्पोर्टेंट है। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटरमिनेट। ये जो प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन मतलब ऐसा नहीं कि जैसे एनिमल में क्या होता है, ह्यूमन में क्या होता है कि एक टाइम जाने के बाद ग्रोथ नहीं होता है वहाँ, ठीक है? एक पार्टिकुलर एज है, वो एज में जाने उसमें उतना एज में जितना ग्रोथ हो गया उतना ही रहेगा, उसके बाद अब ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन प्लांट में क्या होता है कि ओपन मतलब उसका लाइफ टाइम ग्रोथ होता रहेगा, टिल डेथ ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है? इसको बोलते हैं ओपन ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसलिए बोला कि प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, जो ग्रोइंग पार्ट्स है उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा कि उसका डिवीजन होता रहेगा, ठीक है? इसीलिए प्लांट का ग्रोथ भी होता रहेगा टिल डेथ। The cells of such meristems have the capacity to divide and self-perpetuate. The product, however, soon loses the capacity to divide, and such cells make up the plant body. इसका
मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या बनाएगा, दूसरा टाइप का सेल, जिसका जो मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाएगा। इसका और फर्दर डिवीजन नहीं होगा और वो क्या बनाएगा, प्लांट का बॉडी बनेगा। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो फिर से और भी डिवाइड होता रहेगा, उसका डिवीजन चलता रहेगा। This form of growth, wherein new cells are always being added to the plant body by the activity of meristem, is called open growth. ठीक है, तो open growth क्या है कि हमेशा थ्रू आउट देयर लाइफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहेगा और न्यू सेल ऐड होता रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूअसली न्यू सेल ऐड होगा। फिर बोला व्हाट वुड हैपन इन द मेरिस्टेम ceases to divide, मतलब अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो अगर डिवाइड करना बंद कर दिया, डिवीजन नहीं होगा और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर डिवीजन जो है वो रुक गया तो क्या होगा, और ग्रोथ नहीं होगा, फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। तो वो चैप्टर 6 में बोला था रूट टिपिकल, शूट टिपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट का ग्रोथ कराएगा, शूट का ग्रोथ कराएगा, प्राइमरी ग्रोथ प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेगा। और डाइकोट प्लांट्स और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो क्या कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ, साइज, लेटरल इंक्रीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल था वास्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, वो प्लांट का प्लांट लाइफ में बाद में आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा, इसीलिए वो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। तो ग्रोथ मतलब प्राइमरी ग्रोथ भी, सेकेंडरी ग्रोथ। अब बोला ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। Growth at a cellular level is principally a consequence of increase in the amount of protoplasm. अगर सेलुलर लेवल में देखेंगे एक सेल का ग्रोथ कब बोलेंगे कि सेल का ग्रोथ हुआ, जब उसका एक सेल का ग्रोथ कैसे देखेंगे कि उसमें प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, तो सेल का साइज इंक्रीज हो गया, तो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब उसका ग्रोथ हुआ। प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट कितना है, इतना छोटा सा इतना ये सेल था और ये प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो गया, इसका मतलब सेल का ग्रोथ हुआ। लेकिन ये अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, कितना अमाउंट था, अभी कितना अमाउंट है, थोड़ा मुश्किल है देखना। ठीक है, इसीलिए इसमें देखेंगे कि वन जनरली मेजर्स सम क्वांटिटी व्हिच इज मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट। क्वांटिटी देखेंगे, क्वांटिटी मतलब नंबर। ग्रोथ इज देयरफॉर मेजर्ड बाय ए वैरायटी ऑफ पैरामीटर्स, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर। मतलब किसी अगर फ्रेश वेट और ड्राई वेट मतलब क्या है, नॉर्मल वेट मतलब क्या है, फ्रेश वेट मतलब क्या है कि उसमें वाटर को लेके कितना है, वाटर को लेके कोई भी सेल है उसमें जितना वाटर है लगभग 90% वाटर ही होता है। वाटर जो है, वाटर को कंसीडर करके जितना टोटल वेट होगा वो है उसका फ्रेश वाटर है, प्रोटोप्लाज्म है। और ड्राई वेट मतलब वाटर को छोड़ के, वाटर का पार्ट को छोड़ के जितना उसका वेट होगा। वो मेजर करना प्रैक्टिकल। और कैसे लेंथ
बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ग्रोथ हुआ। तो लेंथ का इंक्रीज हुआ कि नहीं, वो देख के ग्रोथ हुआ कि नहीं पता चलेगा। एरिया, एरिया देख के भी पता चलेगा। पहले लीफ कितना था, इतना, मतलब एरिया इंक्रीज हुआ, इसका मतलब ग्रोथ हुआ। वॉल्यूम, सेल नंबर, पहले 2 सेल था, अभी 5 सेल हो गया, 6 सेल हो गया, 10 सेल हो गया, इसका मतलब ग्रोथ हुआ। जैसे एग्जांपल बोला कि one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cells per hour। एक मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम में बहुत सारा मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, उसमें एक सेल क्या करेगा, 17,500 न्यू सेल बनाएगा पर आवर, 1 घंटा। Whereas cells in a watermelon may increase in size by up to 350,000 times। वाटरमेलन में जो सेल है वो एक सेल अपना साइज, वाटरमेलन का साइज कितना टाइम्स बढ़ा सकता है, 350,000 टाइम्स बढ़ा देगा अपना साइज। इन द फॉर्मर, पहला वाला में ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज इंक्रीज इन सेल नंबर। मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम पर आवर में 17,500 न्यू सेल बना रहा है। तो कैसे मेजर किया इसको, नंबर का हिसाब से, कितना न्यू सेल, कितना नंबर। और सेकेंड में द लेटर एक्सप्रेसेस ग्रोथ एज इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल। कितना साइज, कितना ज़्यादा हुआ, पहले कितना था, अब 350,000 टाइम्स बड़ा हो गया, तो साइज, ठीक है। तो नंबर का हिसाब से भी, नंबर से भी मेजर कर सकते हैं, साइज से भी मेजर कर सकते हैं। While the growth of a pollen tube is measured in terms of its length। पोलन ट्यूब क्या होता है, जब स्टिग्मा में पोलन ग्रेन आके गिरा, स्टिग्मा में, अब वो पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा के थ्रू धीरे धीरे ओवारी की तरफ जाएगा, जितना नीचे जा रहा है उतना, इधर पोलन ग्रेन गिरा और ऐसे ट्यूब बनाएगा और नीचे जाएगा, और ट्यूब बनाएगा और नीचे जाएगा, तो और लंबा ट्यूब होगा। मतलब जितना नीचे जाएगा उतना पोलन ट्यूब का लेंथ धीरे धीरे बढ़ेगा, और नीचे क्या, और लंबा होगा पोलन ट्यूब, और नीचे क्या, और लंबा होगा, ठीक है। तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ कैसे मेजर करेंगे, लेंथ कितना बड़ा है, ठीक है, उसका लेंथ का हिसाब से। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट्स द ग्रोथ इन ए डॉर्सिलेटरल लीफ। तो लीफ कैसे, कितना बड़ा हुआ वो कैसे देखेंगे, उसका सरफेस एरिया कितना बड़ा हुआ, ठीक है। जैसे ये पहले इतना था, अभी इतना बड़ा हुआ, सरफेस एरिया कितना बड़ा हुआ, ठीक है। तो लीफ का ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, एरिया फेजेस ऑफ ग्रोथ का फेजेस क्या क्या है। The period of growth is generally divided into 3 phases। पहला phase meristematic, दूसरा elongation and तीसरा maturation। Let us understand this by looking at the root tips। Constantly dividing cells both at the root apex and shoot apex represent the meristematic phase of growth। रूट एपेक्स में, रूट टिप में और शूट टिप में जो सेल्स प्रेजेंट रहता है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता है, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है। द सेल्स इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसका प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा है। एंड पोसेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, एकदम क्लियर और बड़ा सा न्यूक्लियस है।
না না আমাদের কোনো সমস্যা নেই। Their cell walls are primary in nature. तीन सेलुलोजिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है उसका सेल वॉल कैसा होगा? तीन सेलुलोजिक सेलुलोज से बना हुआ, और वो जब परमानेंट टिश्यू बन जाएगा उस टाइम लिग्निफाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? सिंपल ना, मतलब उसमें जो सेल वॉल है वो थिन है, फिर सेलुलोज से बना हुआ है। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब मैच्योर होकर परमानेंट टिश्यू बनेगा जाइलम फ्लोएम, उस टाइम उसका कुछ पार्ट का सेल वॉल लिग्निफाइड हो जाएगा। एंड विथ abundant plasmodesmatal connections. और क्या बोला कि प्राइमरी नेचर सेलुलोज रहेगा और विथ abundant plasmodesmatal connections, मतलब बहुत सारा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस रहेगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा मतलब दो सेल का प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का बीच में कनेक्शन। ये एक सेल है और ये एक सेल, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल और ये इस सेल का सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल का बीच में जो कनेक्शन इसको क्या बोलते हैं? ये है मिडिल लेमेला, और बीच में जो पोर है जिसके थ्रू ये साइटोप्लाज्म और ये साइटोप्लाज्म, दो सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, ये है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, तो ये तो एक सेल है, एक सेल है, दो सेल का बीच में जो पोर है, पोर जिसके थ्रू इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है, उसका पोर का नाम है, चैनल का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। The cells proximal to the meristematic zone, proximal to the meristematic zone मतलब proximal मतलब बोला था proximal और distal मतलब क्या है? proximal मतलब पास में, distal मतलब दूर में। क्या बोला? proximal to the meristematic zone, मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसका साथ में जो सेल्स है रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलॉन्गेशन, उसमें इलॉन्गेशन। जैसे रूट का मान लो, रूट का स्ट्रक्चर जो था, रूट कैप, इसमें था क्या था? ये क्या था? मेरिस्टेमेटिक जोन में रीजियन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और इसके ऊपर ये वाला पार्ट क्या था? जोन ऑफ इलॉन्गेशन। ठीक है, तो द सेल्स जस्ट proximal to the meristematic part, मेरिस्टेमेटिक पार्ट के साथ में जो सेल्स है वो क्या है? जोन ऑफ इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन का सेल, ये सब। इंक्रीज वैक्यूलेशन, cell enlargement and new cell wall deposition are the characteristic of cells in this phase। मतलब जब elongation हो रहा है, elongation के टाइम क्या क्या characteristics होगा cells का? increased vacuolation मतलब vacuole का amount बढ़ेगा, vacuole जो है वो बड़ा होगा, cell enlargement, cell भी बड़ा होगा, and new cell wall deposition,
न्यू सेल वॉल बनेगा। तो मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियाई, लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, ठीक है। और प्राइमरी सेल वॉल, सेलुलोज से बना हुआ, वो सब है कैरेक्टरिस्टिक किसका? मेरिस्टेमेटिक सेल का। और जोन ऑफ इलोंगेशन में जो सेल है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? उसका वैक्यूल बड़ा होगा धीरे धीरे, ठीक है, इंक्रीज वैक्यूलेशन, फिर सेल भी बड़ा होगा, सेल का साइज भी बढ़ेगा और न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, न्यू सेल वॉल। फार्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स, उससे भी दूर में, ठीक है। इसके बाद जो सेल्स आएगा वो होगा कौन था? जोन ऑफ मैचुरेशन था ना, जोन ऑफ इलोंगेशन के बाद रूट कैड से रूट कैड निकलता है, वो है जोन ऑफ मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक जोन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। तो ये 3 फेज ग्रोथ का, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैचुरेशन फेज। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा, मतलब सेल का डिवीजन होगा, सेल डिवाइड हो गया, उस टाइम कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, थिन सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल। उसके बाद आएगा इलोंगेशन फेज, जो क्या तो फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स वो है जोन ऑफ इलोंगेशन, सॉरी मैचुरेशन। मतलब तो ये वाला पार्ट जो देखो, जोन ऑफ मैचुरेशन क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल से दूर में है, लेकिन प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन। प्रॉक्सिमल मतलब क्या है? पास में। तो प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन वो कहाँ है? अवे फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक सेल्स, अवे फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक जोन, लेकिन प्रॉक्सिमल टू जोन ऑफ इलोंगेशन। इसमें जोन ऑफ मैचुरेशन में जो सेल्स होगा वो कैसे होगा? अटेन देयर मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल पिकेटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस। इसमें सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा साइज, सेल का सबसे बड़ा साइज कहाँ होगा? जोन ऑफ मैचुरेशन। और प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस होगा, प्रोटोप्लाज्म का कुछ चेंजेस होगा, ठीक है। ये 6 नंबर चैप्टर में ज़्यादा पढ़ लिया, वही बोला है लास्ट टाइम। अच्छा, ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ रेट्स, रेट आ गया, मतलब रेट मतलब पर टाइम। द इंक्रीज
द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब है कि ग्रोथ का कितना ग्रोथ हो रहा है पर यूनिट टाइम। Thus the rate of growth can be expressed mathematically. An organism or a part of the organism can produce more cells in a variety of ways. तो देखो ग्रोथ जो है दो टाइप का है, एक एरिथमेटिक ग्रोथ, एक जियोमेट्रिक। কোথায় ধরে আমি তো জানি না। এখানে নাই গরম নাই। আচ্ছা গ্রোথ রেট दो टाइप का, एक एरिथमेटिक और एक जियोमेट्रिक। एरिथमेटिक मतलब क्या है, एक सेल डिवाइड होके दो सेल बनाया, इसमें एक मैच्योर हो गया और डिवाइड नहीं होगा और ये फिर से डिवाइड होगा। कितना बनाया, दो सेल और ये मैच्योर नहीं, ठीक है। फिर इसमें एक मैच्योर हो जाएगा और ये डिवाइड होगा। मैच्योर रहेगी जो कार्बन मैच्योर ही ये मैच्योर से मैच्योर हो गया, फिर से इसमें एक मैच्योर होगा और ये फिर से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब हाँ देखो एक बार एक सेल था, एक बार डिवाइड होके दो सेल बना, फिर से डिवाइड होके तीन, फिर डिवाइड होके चार, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे करके बढ़े, ऐसे तो वो है एरिथमेटिक ग्रोथ, ठीक है। और जियोमेट्रिक मतलब एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है। वो है जियोमेट्री मतलब डबल डबल हो। In arithmetic growth, following mitotic cell division, mitosis के थ्रू होगा, only one daughter cell continues to divide while other differentiates and matures, ठीक है। दो daughter cell है, इसमें एक daughter cell फिर से डिवाइड होगा और बाकी दूसरा daughter cell मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या है, एल टी मतलब टी टाइम के बाद ग्रोथ। मान लो कोई एक पार्टिकुलर टाइम में टी इक्वल टू 0 टाइम में इसका ग्रोथ था एल 0, तो टी टाइम के बाद, ठीक है, टी टाइम के बाद ग्रोथ हुआ एल टी, तो इसका इक्वेशन होगा एल टी इक्वल टू पहले जो ग्रोथ था एल 0 वो प्लस आर इंटू टी। आर मतलब है रेट, ग्रोथ रेट, और टी मतलब टाइम, ठीक है। तो ये है एरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला, एल टी इक्वल टू एल 0 प्लस आर, ठीक है। अच्छा तो एक इसका ग्राफ कैसा बनेगा, देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। तो इसमें y कौन है, l लेंथ, और x कौन है, टाइम t। तो टाइम t इधर x एक्सिस में, इधर लेंथ l y एक्सिस में। लेंथ तो क्या, ये क्या है, इंटरसेप्ट है ये,
फिर यहाँ से होगा स्ट्रेट लाइन। ए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, तो लेंथ को लिया वाई एक्सिस पे और टाइम को लिया एक्स एक्सिस पे। तो ए वाला सी होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट, मतलब किसका, वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट इंटरसेप्ट करेगा, ये कितना है, सी कितना है, एल नॉट एल जीरो। तो ये वाला पार्ट होगा जहाँ इंटरसेप्ट किया वहाँ से कितना डिस्टेंस होगा, एल जीरो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो और धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, ग्रोथ क्या, ग्रोथ हो रहा है तो मतलब क्या, इंक्रीज, पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मैंने इसका मतलब देखो t इक्वल टू 0 टाइम में l इक्वल टू क्या था, l नॉट। तो ये क्या है, t इक्वल टू 0 टाइम, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो l इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा ना, लेकिन t 0 टाइम में तो एक दूर था थोड़ा सा, तो इसीलिए यहाँ से स्टार्ट t যখন 0 ছিল তখন একটা দূরত্ব ছিল, তারপরে স্টার্ট হচ্ছে রেটটা স্টার্ট হচ্ছে। এখানে করে যদি আমরা t ইকুয়াল টু 0 টাইম में लेंथ तो 0 है। और जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होगा उसका इक्वेशन क्या है, अगर t टाइम में t इक्वल टू 0 टाइम में ग्रोथ है w नॉट और t इक्वल टू t टाइम में ग्रोथ है w t, तो फॉर्मूला होगा w t इक्वल टू w नॉट इंटू e टू दी पावर r। e क्या है, e क्या है, लॉग का बेस, बेस ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, बेस ऑफ लॉगरिथम। इसका वैल्यू कितना होता है, e का वैल्यू कितना है, 3 के आसपास, तो ये है फॉर्मूला किसका, जियोमेट्रिक ग्रोथ का। उसमें क्या होता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके बढ़ेगा, डबल डबल होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ कैसा होता है, सिग्मोइड। यहाँ से क्वेश्चन आया था कि W इक्वल टू डब्ल्यू टी इक्वल टू W नॉट इंटू e टू द पावर आर टी, इसमें e क्या है, e क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। ये क्वेश्चन आया था एकदम इजी। तो इसका W t इक्वल टू W नॉट इंटू e टू द पावर आर टी, इसका ग्राफ कैसा होगा, सिग्मोइड, ठीक है, सिग्मोइड। तो 0 t इक्वल टू 0 टाइम में थोड़ा सा ग्रोथ था यहाँ इतना तक मान लो, फिर उसके बाद सिग्मोइड एस स्टेपेड, ठीक है। पहले जो होगा मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रोथ धीरे धीरे होगा, ठीक है। यहाँ से इतना तक t इक्वल टू, यहाँ से t इक्वल टू इतना तक, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ है, t इक्वल टू इतना टाइम में ग्रोथ इतना थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद वो टाइम के बाद एक टाइम में जाके इसमें जाके बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, ठीक है। थोड़ा सा देखो यहाँ से इतना टाइम में ग्रोथ कितना हुआ, इतना ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद जाके एक टाइम में जाके क्या होगा, ग्रोथ देखो कांस्टेंट हो गया, कि जितना भी बढ़ेगा बढ़ेगा लेकिन और ग्रोथ नहीं होगी, कांस्टेंट हो गया, ग्रोथ कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो फेजेस है इसका नाम क्या है, स्टार्टिंग में धीरे धीरे हुआ इसीलिए लैग। लैग मतलब क्या है, गलत तो बोलते हो ना, लैग, स्टार्टिंग लैग,
हुआ, ये वाला पार्ट है एक्सपोनेंशियल। अच्छा लैगर ऑपोजिट लीड ना, लैगर ऑपोजिट लीड ना, लीड 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 लैगर ऑपोजिट लीड, लैगर ऑपोजिट लॉग, एक्सपोनेंशियल फेज और लॉग फेज, इसका नाम लॉग फेज, ठीक है, जिसमें रैपिड ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, वो है एक्सपोनेंशियल फेज या तो दूसरा नाम लॉग फेज। और एकदम लास्ट में जाके क्या कांस्टेंट हो गया, स्टेबल हो गया, तो ये फेज है स्टेशनरी फेज, मतलब कांस्टेंट स्टॉप हो गया और नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिग्मोइड कर्व, सिग्मोइड एस शेपेड कर्व। उसके बाद एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, उसके बाद अरिथमेटिकली हो सकता है, दोनों मिला के एक साथ मिलाने का, ठीक है। समझ आया कि अरिथमेटिक क्या है और एक्सपोनेंशियल क्या है। उसके बाद कंपेयर करेंगे, ठीक है, ग्रोथ का। एक हो सकता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक है रिलेटिव ग्रोथ। बोला कि मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। पर यूनिट टाइम में टोटल कितना ग्रोथ हुआ वो है एब्सोल्यूट ग्रोथ। एब्सोल्यूट मतलब क्या है? एब्सोल्यूट मतलब पूरा प्योर, एकदम परफेक्ट, हाँ, प्योर ग्रोथ कितना हुआ, एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ, वो है एब्सोल्यूट ग्रोथ। जैसे कोई लीफ, उसका एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी उसका साइज इंक्रीज होके 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो उसका ग्रोथ रेट कितना है? 10 - 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, मान लो पर डे, 5 सेंटी स्क्वायर पर डे, ये है इसका एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। कितना टोटल कितना ग्रोथ हुआ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, मान लो 1 महीना बाद 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया उसका एरिया, तो कितना ग्रोथ कितना हुआ? 5 10 - 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मंथ, ठीक है। वो है एब्सोल्यूट ग्रोथ। और द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन ए कॉमन बेसिस, एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ मतलब क्या है? जब दोनों का कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन, कंपेयर करेंगे। एक्चुअल ग्रोथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। और एक लीफ में मान लो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो
एब्सोल्यूट ग्रोथ बाय उसका एक्चुअल इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल साइज कितना था, ठीक है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ 5 और पहले कितना था 5। इसका मतलब रिलेटिव ग्रोथ मतलब कितना साइज का पत्ता था और उसका पार्ट स्क्वायर में इंक्रीज कितना। नहीं समझ आया? मतलब वो था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर लीफ, अब उसका ग्रोथ होके वो और 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, 5 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर कितना बढ़ा है और 1 सेंटीमीटर करके बढ़ा है। जैसे स्टूडेंट यहाँ मान लो स्टूडेंट था 5 जन और अभी बोला कि सब और एक करके स्टूडेंट लाएगा, तो और कितना स्टूडेंट लाएगा और 5 जन आएगा, मतलब एक स्टूडेंट कितना न्यू स्टूडेंट लाएगा 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और अब हुआ 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन 1 सेंटीमीटर ने कितना बढ़ा है, मतलब इनिशियल से डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटी स्क्वायर बाय 30 सेंटी स्क्वायर, मतलब अब कितना बोला कि 30 स्टूडेंट है और सबने स्टूडेंट लाने का कोशिश किया और अभी टोटल है 35, मतलब कितना जन न्यू कितना जन आया 5 जन। इसका मतलब पर हेड कितना लाया 5/30, इसका मतलब रिलेटिव ग्रोथ कम, पर हेड अगर 1 करके लाएगा तब रिलेटिव ग्रोथ सेम होगा। इसका मतलब ये 5 स्टूडेंट ने न्यू 5 स्टूडेंट लाया, इसका मतलब एक जन एक करके स्टूडेंट लाया, लेकिन इधर 30 स्टूडेंट मिल के 5 स्टूडेंट लाया, ठीक है। तो रिलेटिव ग्रोथ घट, ये है रिलेटिव ग्रोथ। तो दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, 5 था 10 हुआ मतलब 5, 30 था 35 हुआ मतलब 5 इंक्रीज हुआ। एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ एक जन ने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ने खुद को कितना बढ़ाया, ठीक है, वो है रिलेटिव ग्रोथ। तो रिलेटिव ग्रोथ कितना ज़्यादा है इधर, तो छोटा लिखो 5/5 हुआ है इनिशियल और 5/30 1/6, ठीक है। समझ आया कि एब्सोल्यूट कौन सा है और रिलेटिव कौन सा है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, the plant cells grow in size by cell enlargement which in turn requires water। प्लांट सेल का साइज बढ़ेगा और ग्रोथ होगा और उसमें क्या चाहिए वाटर चाहिए। प्लांट को क्या वाटर चाहिए, तभी तो ग्रोथ होगा। टर्सिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, thus plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant। मतलब वाटर स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, प्लांट का ग्रोथ वाटर स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कितना वाटर है, ठीक है। प्लांट का बॉडी में कितना वाटर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट कितना है। वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, थोड़ा देर पहले बोला था कि ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म, चाहे कैटाबॉलिक हो या तो एनाबॉलिक। मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, वो सब क्या है, रिएक्शन है, रिएक्शन, ठीक है। अब रिएक्शन में क्या होता है, कुछ एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो वो एंजाइम के लिए मीडियम प्रोवाइड करेगा कौन, वाटर। वाटर मीडियम में वो सब एंजाइम रिएक्शन कराएगा, ठीक है। और यह बोला कि न्यूट्रिएंट्स मतलब मिनरल्स जो है, आयरन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मैंगनीज, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, ये सब जो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये सब मिनरल्स भी चाहिए, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी चाहिए, इसलिए सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये सब न्यूट्रिएंट्स और प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस करेगा। ठीक है, तो वाटर का फंक्शन क्या क्या है ग्रोथ में? एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए मीडियम प्रोवाइड करेगा, और न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है ग्रोथ में? प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस और सोर्स ऑफ एनर्जी। In addition, every plant organism has an optimum temperature range best suited for its growth। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है कि इतना टेम्परेचर से इतना टेम्परेचर, ये रेंज में सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा ग्रोथ होगा। इससे अगर कम टेम्परेचर हुआ, मतलब ज़्यादा ठंडा हो गया तो ग्रोथ नहीं होगा, और अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा गर्मी, तो उसमें भी ग्रोथ नहीं होगा। तो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जो टेम्परेचर में सबसे अच्छे से ग्रोथ होगा। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज, ये रेंज से अगर मान लो कोई प्लांट है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर का रेंज है 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो वो प्लांट अच्छा से ग्रो करेगा। ठीक है, उसका ग्रोथ होगा अच्छा से। अगर डेविएशन हो गया, मतलब अगर 20 से घट गया या तो 40 से ज़्यादा हो, तो क्या बोला कि कुड बी इसका, तब उसका अगर घट गया या तो बढ़ गया तो उसका ग्रोथ तो नहीं होगा, कभी कभी उसको सर्वाइव करना भी पॉसिबल नहीं है। तो मान लो यहाँ का जो प्लांट्स है ये सब नॉर्मली कितना में ग्रो करता है? 15 टू 30 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस तक। अगर ये डेजर्ट हो गया, अब 50 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, तो ये सब प्लांट क्या मर जाएगा? ग्रो करना तो दूर, बचेगा ही नहीं, या तो माइनस में चला गया टेम्परेचर का, तो क्या बचेगा ही नहीं ये सब। और उसके साथ साथ और क्या है? एनवायरमेंटल सिग्नल्स जैसे लाइट एंड ग्रेविटी, लाइट कितना है, ठीक है, ग्रेविटी, ये सब भी इफेक्ट करेगा ग्रोथ। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, से अनिशा से तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो बोलबो ओ मोबाइल से अच्छा। The cells derived from root apical and shoot apical meristems and cambium differentiate and mature to perform specific functions। रूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल्स बनेगा और शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल बनेगा,
और कैम्बियम, मस्कुलर कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम से जो सेल्स बने, सबका क्या होगा, एक पार्टिकुलर जो सेल्स फॉर्मेशन हुआ वो सेल मैच्योर होगा और एक पार्टिकुलर फंक्शन करेगा। जैसे रूट एपिकल मेरिस्टेम, उससे क्या बनेगा, जो न्यू सेल बनेगा वो मैच्योर होने के बाद क्या बनाएगा, रूट बनेगा और उसका फंक्शन क्या होगा, वो सब सेल का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और जो शूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल बना है वो स्टेम बनाएगा, ब्रांचेस बनाएगा, बड बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, ठीक है, लीफ बनाएगा, ये सब, तो उसका भी पार्टिकुलर फंक्शन है सबका। और कॉर्ड कैम्बियम, मस्कुलर कैम्बियम, ये सबसे जो सेल्स बनाए मतलब सेकेंडरी मतलब वुड, ठीक है, उसका भी एक पार्टिकुलर फंक्शन है, क्या, टेनिन, लिग्निन, रेजिन, गाम, ये सब स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा, तो सबका स्पेसिफिक फंक्शन है जो जो सेल बना है। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन is termed as differentiation। डिफरेंशिएशन एक्चुअली क्या है कि कोई भी सेल, न्यू सेल जो फॉर्मेशन हुआ अभी अभी, वो क्या करेगा, उसका डिविजन, उसका डिफरेंशिएशन होगा। इसका मतलब वो धीरे धीरे मैच्योर होगा और अपना जो फंक्शन है वो करने के लिए तैयार हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा और फंक्शन करेगा, वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, कैम्बियम, ये सबसे जो भी न्यू सेल बनेगा वो धीरे धीरे मैच्योर होगा और कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा, ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल्स अंडरगो few to major structural changes both in their cell walls and protoplasm। क्या होगा, डिफरेंशिएशन के टाइम सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म दोनों का ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा। वो सब सेल का जो सेल वॉल है, जो प्रोटोप्लाज्म है, वो सब का थोड़ा चेंजेस, मॉडिफिकेशन होगा, उसका जो वर्क है, उसका जो फंक्शन है, उसको पूरा करने के लिए, सेल का जो फंक्शन है वो करने के लिए सेल वॉल का और प्रोटोप्लाज्म का मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म ए ट्रैकियरी एलिमेंट द सेल्स would lose their protoplasm। ट्रैकियरी एलिमेंट, ट्रैकिड वेसल्स, वो सब जो है ट्रैकिड, ट्रैकियरी एलिमेंट मतलब ट्रैकिड्स नहीं, ट्रैकियरी ठीक है से मैंने ওটা একই জিনিস। ट्रैकिड क्या था, ट्रैकिड क्या था, जाइलम का पार्ट, फिफ्लोएम का पार्ट, जाइलम का पार्ट है। तो जाइलम का पार्ट जो है तो अरे नक्शा तो देखो ही ना, तो जो जाके साथ ज़्यादा खा के आया तो मेरे लिए थोड़ा सा ही लेके आया। अच्छा ठीक है, तो जो ट्रैकियरी एलिमेंट है, जो ट्रैकिड है, ठीक है, जो ट्रैकिड है वो किसका पार्ट है, जाइलम का। डेड की लिविंग, डेड प्रोटोप्लाज्म है कि नहीं है, नहीं है। तो ट्रैकियरी एलिमेंट जो है उसको फंक्शन करने के लिए, मतलब वो जब डेड हो जाएगा, वो मर जाएगा, उसके बाद फंक्शन करेगा, ठीक है। उस टाइम उसका प्रोटोप्लाज्म नहीं रहेगा, इसका मतलब उसका जब तक उसका प्रोटोप्लाज्म है तब तक वो मैच्योर नहीं हुआ। प्रोटोप्लाज्म हटेगा, उसके बाद वो मैच्योर होगा और फंक्शन करेगा। तो ट्रैकियरी एलिमेंट्स फंक्शन करने के लिए उसको अपना प्रोटोप्लाज्म को होना पड़ेगा पहले, है
प्रोटोप्लाज्म अगर चला जाएगा उसके बाद वो मैच्योर होके फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। They also develop a very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls। तो क्या बोला था उस टाइम कि उसका डेड है, इसका मतलब सेल वॉल में क्या रहेगा, लिग्निन, थोड़ा थोड़ा सेलुलोज। पहले सेलुलोज था ना जब लिविंग था, उस टाइम थोड़ा थोड़ा उस टाइम तो सेलुलोज था, बाद में लिग्निन डिपोजिशन हुआ तो लिग्नोसेलुलोसिक, लिग्निन प्लस लिग्नोसेलुलोसिक सेल वॉल, ठीक है। तो ये आ सकता है कि सेल वॉल ऑफ ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ सेल तस्लीम बोलो तो सेल वॉल ऑफ ट्रैकी इज मेड अप ऑफ হ্যাঁ মানে কি আছে এটা মানে এখন অল্প পরিমাণ সেলুলোজ আছে কারণ ওটা তো পরে ডেড হয়ে গেছে না, দেখতে কি সেলুলোজ থেকে গেছে ঠিক বললাম না, না বললাম আমার কিছু শুনে না। ও তুমি ভাবছো শুনো না, না তুমি ভাবছো আমি শুনি না। ও আচ্ছা to carry water to long distances even under extreme tension, वाटर को कैरी करने के लिए उसका ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ। एक्सट्रीम टेंशन मतलब ज्यादा टेंशन मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन हो गया उधर लीफ से, मतलब वाटर चला गया और इसीलिए क्या करेगा वो रूट से वाटर को खींचेगा, वो है टेंशन। Try to correlate the various anatomical features you encounter in plants to the functions they perform। Try करना, ठीक है, क्वेश्चन में। Plants show another interesting phenomenon। अब डिफरेंशिएशन हो गया, अब दूसरा phenomenon, the living differentiated cells, जो एक बार differentiated हो गया, that by now have lost their capacity to divide, उसका मैच्योर हो गया मतलब परमानेंट हो गया और मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी नहीं है, डिवीजन करने का कैपेसिटी नहीं है, कैन रीगेन देयर कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। कुछ कुछ सेल होगा कि जो रीगेन करेगा उसका डिवाइड होने का कैपेसिटी, मतलब डिवाइड होने का कैपेसिटी एक बार चला गया, मैच्योर हो गया, परमानेंट हो गया, उसके बाद फिर से और एक बार उसके अंदर पावर आएगा डिवाइड करने का, ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कुछ कंडीशन। दिस फेनोमेनन इज टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, एक जो सेल मैच्योर हो गया था फिर से सर्टेन कंडीशन में, कुछ कुछ कंडीशन में उसके अंदर फिर से कैपेसिटी आया डिवाइड करने का, वो है डी डिफरेंशिएशन। बेसिकली परमानेंट है और मेरिस्टेम है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल। जैसे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहाँ होता है, देखो ये था, क्या था, वास्कुलर बंडल रिंग स्ट्रक्चर बनाया और बीच वाला ये सेल्स पैरेन्काइमेटस सेल का नाम क्या था, मेडुलरी रेस। तो ये क्या हुआ, ये तो एक बार मैच्योर हो गया, ठीक है, लेकिन फिर से क्या होता है, ये कैम्बियम है, फिर से इधर होता है ना इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्मेशन। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एक्चुअली कौन सा सेल है, मेडुलरी रेस का सेल, पैरेन्काइमेटस सेल जो मेडुलरी रेस में प्रेजेंट है, एक बार मैच्योर हो गया, लेकिन सर्टेन कंडीशन में, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ उसके अंदर फिर से डिवाइड होने का कैपेसिटी आ गया और डिवाइड होके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बना दिया। तो इसको बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन।
तो ये बोला कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम का फॉर्मेशन फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पेरेन्काइमा सेल. While doing so, such meristems are able to divide and produce cells that once again lose their capacity to divide, but mature to perform specific functions. तो इसमें क्या होगा कि ये सब मेरिस्टेम्स मतलब जिसका डी डिफरेंशिएशन के थ्रू जो प्रोड्यूस हुआ, मतलब जैसे कैम्बियम, कॉर्ड कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये सब मेरिस्टेम ये क्या करेगा, are able to divide and produce cells, नया सेल फॉर्मेशन करेगा, that once again lose their capacity. मतलब यहाँ का सेल था मैच्योर सेल, तो इसका मैच्योरेशन हुआ मतलब डिफरेंशिएशन हुआ और ये मैच्योर हो गया और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन. ठीक है, डिवाइड होने का कैपेसिटी चला गया, तो ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन. अब क्या होगा, सर्टेन कंडीशन में ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ फिर से इसका डिवाइड होने का कैपेसिटी आ जाएगा और फिर से डिवाइड होके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा. तो ये प्रोसेस है डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन. और ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ये फिर से न्यू सेल बनाएगा कुछ. तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने जो न्यू सेल बनाया वो फिर से मैच्योर होगा और उसका जो डिवाइड होने का कैपेसिटी वो चला जाएगा. ये प्रोसेस है री डिफरेंशिएशन. मतलब डिफरेंशिएशन मतलब है उसका मैच्योर होना और डिवाइड होने का कैपेसिटी चला जाना, ये है डिफरेंशिएशन. और डी डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, डी डिफरेंशिएशन मोटिवेट ऑपोजिट है डीमोटिवेट. तो डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट. तो डिफरेंशिएशन था कि डिवाइड होने का कैपेसिटी चला जाएगा, तो डी डिफरेंशिएशन क्या होगा, फिर से कैपेसिटी आएगा. ठीक है, आ गया तो डिवाइड हुआ, न्यू सेल बनाया, अब जो वो न्यू सेल है उसका फिर से चला जाएगा, मतलब फिर से डिफरेंशिएशन, मतलब री डिफरेंशिएशन. ठीक है, समझ आया डिफरेंशिएशन क्या है, डी डिफरेंशिएशन क्या है, री डिफरेंशिएशन क्या है. एग्जांपल आता है, प्रोडक्शन ऑफ कॉर्ड कैम्बियम इज ए प्रोसेस known as de-differentiation. Production of tracheary elements, tracheary elements is losing their protoplasm. This process is differentiation. और अगर बोलेगा कि the process of formation, the formation process of cork cambium is known as formation of cork cambium. De-differentiation is known as de-differentiation, and the cells produced by cork cambium, the cells produced by cork cambium lose their capacity to divide. This is the cells formed by cork cambium lose their capacity to divide. री-डिफरेंशिएशन. अभी क्या बोला, कॉर्ड कैम्बियम क्या है, ऑलरेडी ये मतलब वो देखिए इससे कॉर्ड कैम्बियम तो ऑलरेडी बड़े डी-डिफरेंशिएटेड. कॉर्ड कैम्बियम ऑलरेडी डी-डिफरेंशिएटेड, ऑलरेडी वो डी-डिफरेंशिएटेड है, मतलब उसके अंदर फिर से कैपेसिटी आया और उससे जो न्यू सेल बना वो फिर से उसका कैपेसिटी लॉस हो गया, फिर से लॉस, री डिफरेंशिएशन. बुझला ना, मतलब को देखिए से आइबर बोलते हैं आई मुझे देखिए. देखो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उससे क्या बना, परमानेंट सेल्स.
तो इसमें क्या हुआ, परमानेंट सेल बनने के लिए क्या चाहिए, वो मैच्योर हो और lose the capacity to divide and mature to perform। ठीक है, तो ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, सर्टेन कंडीशन में, अंडर सर्टेन कंडीशन ये जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट सेल्स जो है वो क्या करेगा, रीगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। तो रीगेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, जैसे एग्जांपल मेडुलरी रेज परमानेंट टिश्यू था, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम फिर से उसके अंदर डिवाइड होने का कैपेसिटी आ गया और डिवाइड होके क्या बनाया, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। ये था क्या, वास्कुलर बंडल्स। किसमें 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 ऐसा अरेंजमेंट किसमें है, पहले बोलो, मोनोकोट की डाइकोट, रूट की स्टेम, सेकेंडरी ग्रोथ मोटा होगा कौन, ऊड किसमें मिलेगा, स्टेम, स्टेम में होगा डाइकोट स्टेम। तो इसमें क्या है, वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम या तो দাদা এই যে যেটা মাথা টাইপের ছিল বলে নাকি না না মাথা কি বলে দিল, ওগুলো না, ওটা রুট ছিল তো, ওটা তো জাইলেম এর ওখানে, ওটা রুট ছিল না, না ওখানে ওগুলো রুটে যেতে নেই, ওগুলো না, ওটা সেকেন্ডারি পার্টে আসলে, সেকেন্ডারি গ্রোথ। तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा इधर, ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और दोनों का ये है मेडुलरी रेस, ये है पेरेन्काइमेटस सेल जो कि मैच्योर हो गया था, मतलब डिफरेंशिएशन हो गया था। अब फिर से डिवाइड होने का कैपेसिटी आएगा और इंटरवेसिकुलर कैम्बियम बना। तो ये जो फिर से डिवाइड होने का कैपेसिटी आया, मतलब ये मोटिवेट हो गया था कि नहीं पढ़ेंगे, मैच्योर हो गया और डिवाइड नहीं होंगे और नहीं पढ़ेंगे, मोटिवेट हो गया। अब क्या होगा कि टीचर आया और पढ़ा दिया, रीगेन देयर कैपेसिटी टू स्टडी टू डिवाइड, हाँ, तो डीमोटिवेट, वो डीमोटिवेट हो गया, तो इसीलिए डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब डीमोटिवेटेड हो गया, मतलब इसे पढ़ना पड़ेगा, डीमोटिवेटेड। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूज, ये क्या बनाएगा, न्यू सेल्स बनाएगा, कैपेसिटी आ गया, मतलब फिर से पढ़ाई करेगा और न्यू चैप्टर, न्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेगा। ये जो न्यू क्वेश्चंस, मतलब ये जो न्यू चैप्टर जो तैयार किया था, न्यू सेल्स जो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ये फिर से इसका जो कैपेसिटी है डिवाइड होने का वो चला जाएगा, प्लस देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। ठीक है, तो फिर से मोटिवेटेड की, फिर से नहीं पढ़ेंगे, फिर से नहीं पढ़ेंगे तो मोटिवेट, এটা কি ছিল, ডিভাইড नहीं होंगे मतलब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मोटिवेटेड हो गया, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, मैच्योर, आई एम मैच्योर, হ্যাঁ আমি সব বুঝি, হ্যাঁ मैच्योर হয়ে গেছি, डिस्ट्रैक्ट हो ना, यस, वो है मोटिवेशन, मतलब डिफरेंशिएशन। यस, फिर से सर्टेन कंडीशंस, जैसे इधर सेकेंडरी ग्रोथ,
हाँ, जैसे मूवी लग गया, मूवी देखेंगे तो क्या नहीं पढ़ेंगे, डीमोटिवेटेड। तो डी डिफरेंशिएशन, ठीक है। मतलब क्या, डिवाइड होंगे मतलब डिस्ट्रैक्ट होंगे, फिर से डिस्ट्रक्शन, तो वो है डीमोटिवेशन, मतलब डी डिफरेंशिएशन। अब डीमोटिवेटेड हो गया, ठीक है। अब फिर से तो इसका डी डिफरेंशिएशन हुआ, तो ये क्या न्यू सेल बनाया, इसका कैपेसिटी आ गया ना डिवाइड करने का, तो न्यू सेल बनाया। अब ये न्यू सेल क्या होगा, फिर से ये सेल बनेगा, अब फिर से मोटिवेटेड ये और डिस्टर्ब नहीं होंगे, तो क्या फिर से मोटिवेशन, री मोटिवेशन मतलब री डिफरेंशिएशन, ये प्रोसेस है री डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। अच्छा, तो वही बोल रहा हूँ कि एग्जांपल्स में बोला कि द सेल्स formed by Cork-Cambium are differentiated cell, de-differentiated cell, re-differentiated cell. Second, de-differentiated. अच्छा, D किसको लगता है? De-differentiated. The cells formed by Cork-Cambium या तो interfascicular cambium is दुई नंबर टा ना, क्योंकि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये कॉर्क कैम्बियम ये खुद ही तो डी डिफरेंशिएटेड। ओ है किंतु और तो डिफरेंस दादा एक क्वेश्चन है भैया, मतलब क्वेश्चन सब डिफरेंस है ना है, बोल तो क्वेश्चन नीचे। अरे मैंने बोला द सेल्स formed by Cork-Cambium, तो अच्छा Cork-Cambium खुद क्या है? डिफरेंशिएटेड। तो द सेल्स formed by Cork-Cambium मतलब Cork-Cambium ने जो सेल बनाया वो क्या है? हाँ, डी-डिफरेंशिएटेड। Produce new cell या transform to new cell? Produce. Produce करो, transform to new cell ना? अरे तो lose the ability of divide. New cells बनाएगा, बुक में लिखा है तो। New cells है? बुक में पढ़ा है। New cells ही तो बनाएगा। हाँ किधर बुक नहीं पढ़ी, की बार था। नहीं ना वो लिखा। समझ आए आप? समझ आए? हाँ भैया। हाँ? तो रीडिफरेंशिएशन जैसे जो वुड जो बार्क बनेगा, बार्क वो क्या है? जो बार्क बन रहा है वो जो बन गया, जो बार्क बन गया, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, वन किसको लगता है? वन मतलब डिफरेंशिएशन। टू किसको लगता है? डी डिफरेंशिएशन। थ्री किसको लगता है? क्या बोला? बार्क ना, बार्क कहाँ से फॉर्म होता है? Cork-Cambium, फेलोडार्म। तो कहाँ से बना? Cork-Cambium से। और Cork-Cambium खुद क्या है? तो बार्क क्या है? तो बार्क कहाँ से आया? हाँ, समझ आ गया? अगर ये सब डिफरेंशिएशन में गड़बड़ किया एग्जाम में और पूछा कि समझ नहीं आ रहा है तो नेगेटिव, पूछने से नेगेटिव होगा। अच्छा, ठीक है।